Now a special mention, please बैठे रहे, special mention, please a special mention. माननीय श्री रेवती रमन सिंह जी, not present. माननीय वी विजय साई रेड्डी. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. Every state strives to achieve higher growth trajectory, and Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is second to none. However, since bifurcation, injustice has been done to the residuary state of Andhra Pradesh. Most revenue sources have gone to Telangana, and Andhra Pradesh is still reeling under the deficit due to unscientific division. As 14th Finance Commission rightly said, Andhra Pradesh would remain a deficit state at the end of the award period. Despite these hurdles, our Chief Minister has been able to steer the state with little help from the center towards the welfareism. Through Navaratnalu, the state 9 flagship schemes focusing on welfare and development. Recently, the Finance Minister allowed 7 states to additionally borrow 0.5% of GSDP since they completed 45% of the capex in the first half of the current fiscal. The condition of the capex investment highly unjustified for Andhra Pradesh, considering that it has faced a deficit since bifurcation. Recently, sir, it was announced that Finance Minister would hold discussions with states to address the state-level challenges and help create more opportunities for boosting investments and pushing the economy. I welcome this move, but since we are already on the verge of third quarter of the fiscal, I request the Finance Minister to treat Andhra Pradesh distinctly and permit the government to borrow additionally 0.5% of GSDP, which will help the state in fulfilling the commitment to welfare and development. Thank you very much, sir. Dr. V. Shivasan ji, Dr. V. Shivasan. माननीय संजय सिंह जी. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस देश के लाखों प्रेरक शिक्षकों की पीड़ा को सदन के समक्ष स्पेशल मेंशन के जरिए मुझे उठाने का मौका दिया। महोदय, सरकार के साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रेरक शिक्षक कई महीनों से धरने पर बैठकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में ऐसे लगभग 5 लाख तथा अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख प्रेरक शिक्षक थे जो ग्राम पंचायत स्तर पे प्रेरक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, किंतु 31 मार्च 2018 से इन प्रेरक शिक्षकों की नौकरी पर रोक लगा दी गई थी। आज ये प्रेरक अपने परिवार सहित गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ये प्रेरक शिक्षक 15 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर करने का कार्य करने के अलावा BLO, NPR, जनगणना, पल्स पोलियो व स्वच्छता अभियान में भी कुशलतापूर्वक सेवाएं देते हैं। एक और नौकरी की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी और कोरोना की महामारी के प्रकोप ने लाखों प्रेरक शिक्षकों एवं उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण का भी खतरा पैदा कर दिया है। महोदय, इस संवेदनशील समय में इनकी मांगें बिल्कुल जायज हैं कि इन्हें नौकरी और बाकी मानदेय जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय श्री नीरज डांगी जी. माननीय सभापति महोदय, इस विशेष उल्लेख में मुझे समय देने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। आपके माध्यम से मान्यवर मैं भारत की केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जोधपुर में सिविल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित की जाने वाली 69 एकड़ भूमि हेतु देय राशि रुपए 93.77 करोड़ को स्वीकृत करने के निर्देश प्रदान करावें ताकि भूमि आवंटन की अग्रिम कार्रवाई संपादित की जा सके। सूर्य नगरी जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं क्षेत्र के विकास के मद्देनजर जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार एवं विकास की महत्वपूर्ण परियोजना को मूर्त रूप देने हेतु नगर निगम जोधपुर के गांव विनायका
व भिचंडली की 69 एकड़ भूमि सशुल्क इंडियन एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित किए जाने हेतु भारतीय वायुसेना, राजस्थान सरकार, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण व नगर निगम जोधपुर के मध्य 27/3/2017 को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। उक्त एमओयू के तहत जोधपुर में सिविल एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवंटित भूमि हेतु रुपए 93.77 करोड़ अक्षरे 93 करोड़ 77 लाख रुपए मात्र की राशि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 8/2020 के द्वारा अनुमोदन किया गया था। उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार द्वारा इस संदर्भ में रक्षा मंत्रालय से लगातार पत्र व्यवहार कर सक्षम स्तर पर स्वीकृति का आग्रह किया जाता रहा है, परंतु उक्त भूमि आवंटन के विरुद्ध रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देय राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी होना अभी भी शेष है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आग्रह है कि आवंटित की जाने वाली भूमि हेतु देय राशि रुपए 93.77 करोड़ की स्वीकृति रक्षा मंत्रालय से अविलंब जारी कराई जाए ताकि भूमि आवंटन की अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाकर परियोजना को मूर्त रूप दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान जी। Thank you very much, Vice Chairman, sir. The National Policy for Rare Diseases was finalized and notified by the Ministry of Health and Family Welfare on 30th March 2021. Subsequently, a voluntary crowdfunding digital platform was made operational, seeking contribution from individuals and corporate donors for the treatment of these life-threatening genetic conditions, which disproportionately affects children. Even after 5 months, sir, not a single patient has so far been able to avail the life-saving treatment so far. In the absence of any funding commitment by the government, several patients have already lost their lives and many more at risk who can be saved, sir. I would like to urge upon the Ministry of Health and Family Welfare to immediately consider the following. Number one, extend the umbrella scheme of the Rashtriya Arogya Nidhi to all Group 3A patients with treatable conditions. Number two, sir, create an immediate seed funding of at least 50 crore rupees for the treatment of patients diagnosed with treatable Group 3A disorders like lysosomal storage disorders, etc. Number three, sir, initiate a load-sharing model institutional financial model to be shared between the center and states to support the treatment needs of the Group 3A patients, sir. And sir, at the end, I would like to add a sentence that many of my colleagues together have represented with the ministers. Thank you. माननीय नीरज डॉक्टर ए हनुमंतैया जी। Deputy Chairman, sir, I wanted to bring to the notice of this House the deaths due to hospital fire during pandemic. Sir, large number of hospital fire accidents reported during the pandemic, it is a great concern. When people believe that the hospitals are safe and those hospitals turned into killing grounds is really a worrying factor, and the criminal negligence of the hospitals has to be stopped. Sir, on 8th October 2021, fire in Madhya Pradesh, Kamala Nehru Children's Hospital, at least 4 infants were reported dead. In early November 2021, in Ahmednagar, Maharashtra, 11 patients died in COVID ward. In March 2021, in Sunrise Hospital, Mumbai, 10 people reported dead. Sir, an estimated 120 people died due to hospital fires in the recent past. The hospital administrators and the forensic experts analyzes that the cause of these incidents is using ICU units more than the available capacity.
single air conditioners, air conditioner units were also operating full time. These resulted in short circuits. Alcohol-based sanitizers and PPE kits add fuel to these fires. Sir, the Government of India, through the Health Department, has to make mandatory fire safety audits and electrical audits in all hospitals of the country. Sir, finally, the hospitals must be healing zones, and any kind of life-taking accidents should be avoided totally. I request the government instructions be issued to the state governments to take their responsibility controlling the fire hazards and check to ensure the safety of life of the people who are admitted to these hospitals must be taken care. Thank you very much. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 10th December 2021.